कलकत्ता हाई कोर्ट के मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने की बात कर रही हैं, वहीं पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा की बात कही है। रिव्यू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर देखिए खास रिपोर्ट। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के फैसले के बाद से सियासत पूरी रौ में है। अभी छठे और 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 17 सीटों और अन्य जगहों की 98 सीटों पर चुनाव होना है। जाहिर है इसका असर होगा ही। ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जताई और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। वहीं बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर इंडी गठबंधन के हिडन एजेंडे के बेनकाब होने की बात कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, आरक्षण विरोधी मानसिकता का भांडा फूटा है। वहीं संतोष जताया कि कोर्ट है, नहीं तो ये लोग क्या से क्या कर डालते। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। वहीं योगी सरकार ने ओबीसी वर्ग में मुसलमान के आरक्षण के मामले पर जांच करने की बात कही है। सरकार ये जांच कराएगी कि आखिर मुसलमानों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। फिलहाल 24 के लोकसभा चुनाव में लगभग सभी चरणों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि आरक्षण का महारक्षण करेंगे। ओबीसी एसटी का हक काटकर धार्मिक आरक्षण नहीं देने देंगे। बीजेपी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक से लेकर राहुल गांधी के पूर्व बयानों के आधार पर हमलावर है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम आरक्षण फिर बीच बहस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इस पर आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, एक ऐसा पैनल है जो इस मामले पर बहुत ही गहराई से, बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रखेगा। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को समझेंगे। साथ ही साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ जाने माने पत्रकार अनंत विजय जी भी जुड़ रहे हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। संजय जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतिकुर रहमान साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। मैं समझना चाहूँगा इस मुद्दे पर इस्लामिक स्कॉलर्स की क्या राय है। ओबीसी, मुस्लिम कोटा, इसको लेकर राजनीति गरमा रही है। वोट बैंक की राजनीति हम समझ सकते हैं। चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर बयानबाजी होना, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन इसके व्यवहारिक पहलुओं को और लॉन्ग टर्म में ये किसको प्रभावित करते हैं, इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, इस्लामिक स्कॉलर्स का स्टैंड क्या है, वो भी थोड़ा समझना चाहेंगे। जी, शुक्रिया प्रवीण जी। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। मैं एक रिसर्चर हूं और मैं कोई कम्युनिटी या कोई उलेमा या कोई मुसलमानों के पैनल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तो कृपा होगी अगर इसको एक इंडिविजुअल रिसर्च ओपिनियन माना जाए। निश्चित तौर पर जो अभी कोलकाता हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है प्रवीण जी, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के ओबीसी आरक्षण कोर्ट्स ने रद्द किए हों। इससे पहले भी कईयों बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जब कभी बगैर बैकवर्ड क्लास कमीशन के रिकमेंडेशन के किसी भी ग्रुप को आरक्षण दिया गया है सरकारों द्वारा, चाहे वो उनकी मर्जी हो, सरकार ने अपने वोट बैंक के तहत किया हो या किसी को भी रिझाने के लिए किया हो या अपने मन से किया हो, लेकिन इसको रद्द करना ये पहली बार नहीं हुआ है। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं, इस ऑर्डर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वेस्ट बंगाल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा का आरक्षण रद्द किया। उसके बावजूद फिलहाल जो बीजेपी सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने आश्वासन दिया मराठाओं को कि हम 50% लिमिट क्रॉस करनी पड़ी तो भी मराठाओं को आरक्षण देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तनकीद करके ये कहा था
कि मराठास डू नॉट फॉल इन दी बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जी का जी। ओपिनियन है। मैं चाहता हूं कि मराठाओं में भी जो बैकवर्ड हैं, अगर उनकी 8 लाख से कम तनख्वाह है, इनकम है, तो उनको भी आरक्षण देने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं। प्रवीण जी, अब आ जाइए मेन मुद्दे के ऊपर। प्रधानमंत्री को अभी अभी आपने दिखाया कि सिर्फ वो मुसलमानों का नाम ले रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट ने, वेस्ट बंगाल सरकार ने ओबीसी को रातों रात मुसलमानों को आरक्षण दिया। जो कोटा रद्द हुआ है उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो प्रधानमंत्री इस तरह का झूठ क्यों बोलते हैं प्रवीण जी? ये हमारे बीजेपी की प्रवक्ता बताएं तो बहुत अच्छा होगा। इलेक्शन के दौरान सिर्फ वोट कमाने के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा लेना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रवीण जी यहां पर यह है, देखिए कि मुस्लिम आरक्षण की बात जुड़ी हुई है मुस्लिम अपीजमेंट से। ये मुस्लिम अपीजमेंट का मामला साचर कमीशन ने इस छलावे को रद्द कर दिया था कि मुसलमानों का अपीजमेंट अगर हुआ होता कांग्रेस सरकारों द्वारा तो आखिर उनकी इतनी बैकवर्ड पोजीशन क्यों होती आज तक की? ठीक है, तो ये एक जो छलावा ठीक है पेश अतीकुर किया जा रहमान रहा साहब है, जी, मैं विस्तार से आपको सुनना चाहता था इस मसले पर, और सचमुच आपने काफी तार्किक बातों को यहां पर रखा है। आपने क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता को सीधे एड्रेस किया है तो मैं उनकी बात सुनूंगा। एसएन सिंह साहब, आप अपने जवाब के साथ तैयार रहिएगा। लेकिन अनंत विजय जी, मैं उनको जानता भी हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गंभीर लेखन भी करते रहे, चिंतन भी करते रहे, मैं उनकी एक टिप्पणी अवश्य लेना चाहता हूं। अनंत जी, अभी आपने सुना, अतीकुर रहमान साहब को भी सुना है, मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या चुनाव के दौरान इस मुद्दे को हाइप करके दिखाया जा रहा है, यानी कि यह मुद्दा कानूनी तौर पर कुछ और हो सकता है लेकिन चुनाव में एक इसका इस्तेमाल हो रहा है एक तरीके से? प्रवीण जी, देखिए, मैं अभी अतीकुर रहमान साहब को सुन रहा था। उन्होंने सबसे पहले अपेक्षा ये की कि उनको स्कॉलर की तरह आप समझें और उसी हिसाब से उनकी बात करें। अंत आते आते वो राजनेता की तरह बोलने लगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, नीचे गिर गए, आदि आदि। तो अगर स्कॉलर अपेक्षा करे कि उनसे भी स्कॉलरली बिहेव किया जाए और एक स्कॉलर की तरह रिसर्च बेस्ड थ्योरीज पे बात की जाए, तो उनको भी उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात मेरी तरफ से ये है कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है। अच्छा, ये भी एक तथ्य है कि पूरे देश में मुसलमानों का तुष्टीकरण आजादी के बाद से हुआ है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उनको सामान्य जनता की तरह ट्रीट किया गया। उनको उनके लिए अलग स्कॉलरशिप, उनके लिए अलग से शिक्षण संस्थान, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस भी चल रहा है, अगर आपके ध्यान में हो तो। इस तरह के कई सारी चीजें हैं। और मुसलमानों को आरक्षण आज नहीं दिया जा रहा है। एमबीसी और ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण कई प्रदेशों में दिया जा रहा है। बिहार में तो दिया जा रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ। वहां पर सिर्फ 2-3 शेख, सैयद और पठान को छोड़ के बाकी भी जो ओबीसी की कैटेगरीज में आते हैं मुसलमान, उनको वहां आरक्षण दिया गया। रही बात हाईकोर्ट के आदेश की, उस पर सबको पता है कि हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वजह से उसको स्ट्रक डाउन किया है। लेकिन क्या ऐसे माहौल में जब पहली प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की आई और मंच पर चलते हुए उन्होंने बांग्ला में कहा कि मानबो ना, यदि मानेंगे नहीं हम, तो जब आप किसी हाई कोर्ट के आदेश पर राजनीति करेंगे तो आप क्या सामने वाले से ये अपेक्षा करेंगे कि वो आपको राजनीति करने देगा और वो अपनी राजनीति में चुप बैठेगा? वो भी तब जब लोकसभा चुनाव चरम पर हो। ठीक है। तो इसको अगर एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप एनालिसिस करेंगे तो हाई कोर्ट के इस फैसले से बैठे बिठाए जो मुस्लिम आरक्षण की बात पिछले कई दिनों से चल रही है, आंध्र प्रदेश को लेकर चल रही है, अमित शाह ने भी उस मुद्दे को उठाया। बिहार में तेजस्वी लालू यादव ने सबसे पहले मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा उठाया। अगर आपको याद हो, शाम होते होते उन्होंने अपने बयान को ठीक किया।
तो इस समय सारे राजनीतिक दल आपका मुसलमानों पॉइंट को एक वैलिड वोट है आनंद जी, आपका समझकर पॉइंट वैलिड है, क्योंकि ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया जाता है, बाद में विपक्ष कहता है कि इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन संजय जी, मुद्दे आते भी तो आप लोगों की तरफ से हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस इस पर कुछ कहेगी, और बीजेपी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि यह कोर्ट का मामला है, कोई बीजेपी का फैसला नहीं है, गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है, और इसके बाद जब आपकी तरफ से कोई बयान आएगा, कोई बात होगी, तो निश्चित तौर पर यह एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। देखिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध का मतलब ये होता है कि हम कोई भी होगा जहाँ हाईकोर्ट का फैसला जब हमें मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है तो हमें हाईकोर्ट के फैसले को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन के टाइम में जब इस तरह की बातें आती है तो वहां पे चुप भी नहीं रहा जा सकता। तो इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये कैसे, किस तरीके से ममता बनर्जी इस बात को क्लियर करती। तो ये तो एक जरूरी हो गया था कि जब एक रैली चल रही है तो रैली के बीच में इस बात को क्लियर करना जरूरी पड़ गया था। तो मतलब इसका मतलब बीजेपी भी ठीक ही कर रही है, अगर इसको चुनावी मुद्दा बना रही है तो बीजेपी के लिए भी ये चुनावी मजबूरी हो सकती है, फिर तो उनको भी सुन लीजिए। नहीं, आता हूं। अगर बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही थी तो टीडीपी के साथ जो है फिर गठबंधन किस लिए? टीडीपी भी के घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, मुस्लिम आरक्षण है। जेडीएस के साथ फिर उनका गठबंधन किस लिए है? पढ़ लीजिए, उसमें भी उनका जो है मुस्लिम आरक्षण का है। तो मतलब जो है मीठा मीठा खा लिया, कड़वा कड़वा थू। आप जिनके साथ गठबंधन किए बैठे गलबगैया लगा रहे हैं, आप उनके साथ जो है वो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, तब तो आप मंच में चढ़कर मेरे पास समय होता तो संजय जी इस पर मैं बहुत लंबी चर्चा करता, क्योंकि बात तो बहुत लंबी ले जाई जा सकती है इस बात को। और अभी एक तरफ चुनावी मजबूरी की भी बात आपने कह दी, उसके बाद में आप एनालिसिस भी करवाना चाहते हैं, वो तो आप महबूबा मुफ्ती तक ले जाएंगे मामले को, टीडीपी की छोड़िए, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं। लेकिन एसएन सिंह साहब, ये बात सही है कि बीजेपी ने मौके को भांपते हुए छठे चरण के पहले पश्चिम बंगाल, खासतौर पर जिन जिन जगहों पर चुनाव होने, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां इंपैक्ट पड़ सकता है, इस मुद्दे को बखूबी लपका और इसका चुनावी फायदा उठाया जा रहा है, यह बात दिखती है। आप इस पर कहेंगे क्या? देखिए डॉक्टर साहब, अभी हमारे आनंद विजय जी ने बड़े स्पष्टता से कहा, मैं उसमें समय नहीं जाया करूंगा। वो इस्लामिक स्कॉलर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी पद पर चले जाए, जिसके लिए धर्म प्रथम है, राष्ट्र प्रथम नहीं है, संविधान प्रथम नहीं है, उससे किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो तोड़ मरोड़ के कैसे भी उसी चीज पर ले आएगा और अपने धर्म प्रथम पर कार्य करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की बात कहां से आ गई? आज आपका जो मसला है, कलकत्ता हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद ये डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हैं। टिप्पणी देखिए, पहली टिप्पणी क्या होती है कि सर्टिफिकेट किसी नियम का बिना पालन किए जारी किया गया। दूसरा टिप्पणी हाईकोर्ट क्या करा? राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुसलमानों के कुछ वर्गों को ओबीसी आरक्षण दिया गया है, जो लोकतंत्र और पूरे समुदाय का अभिमान है, मतलब यह गैर संवैधानिक है। ये कौन कर रहा? हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, गैर संवैधानिक कार्य आप करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है वो कह रहा है कि ममता बनर्जी का चुनावी वादा पूरा करने के लिए यह असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। ये कौन टिप्पणी किया? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट क्या है? पूरे भारत की संवैधानिक व्यवस्था में एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका बनाई गई है। प्रवीण जी, कल को अगर न्यायपालिका कहे कि हम कार्यपालिका की बात नहीं मानेंगे, कार्यपालिका कहे हम व्यवस्थापिका की बात नहीं मानेंगे, और व्यवस्थापिका कहे हम न्यायपालिका की बात नहीं मानेंगे, तो क्या ये तालिबानी सरकार चल रही क्या पश्चिम बंगाल? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? आप कहते हैं कि हाई कोर्ट का जो भी निर्णय हम उसका स्वागत करते हैं, आगे हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन सिवाय इसके कहने के बजाय आप ये कहते हैं नहीं, किसी भी कीमत पर हम हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे। संजय जी, एक के बाद एक कई बयान गिनवा दिए गए भाजपा प्रवक्ता की तरफ से, जो स्पष्ट करते हैं कि टीएमसी किस तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिखाई दे रही है। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही कि गिनवा दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बड़ी अच्छी बातें गिनवा दी, और खुद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मराठा आरक्षण की बात करते हैं, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये हमने अभी पहले कहा था ना, मीठा मीठा खा लिया, कड़वा कड़वा थू। तो इन्होंने गलत करा। सुप्रीम कोर्ट के ये अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इनकी गलती से अपनी गलती को दबा लेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने गलत किया, वही काम आपका करना गलत होगा ना, ये सिद्धांत तो यही है। ममता दीदी ने अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई बात
कह दी तो वो इनके लिए विस्फोटक हो गया, बिल्कुल एकदम से सब टॉप टू बॉटम बिल्कुल जो है सारे के सारे परेशान हो गए, और बिल्कुल उसके रातों रात ये कर दिया, और आरक्षण पे ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तो कर दिया तो फिर आप एक काम करिए, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दीजिए, या उनकी वोटिंग अधिकार छीन लीजिए, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर दीजिए, देश को हिंदू राष्ट्र कर दीजिए। धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं फिर आप लोग? ये कहां से बात आ गई? मतलब ये तो किसी ने नहीं कहा। 80% 20% की बात ये तो कोई बात आई नहीं इस तरह की। स्थितियां जो है लेकर के जो आप आते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं कि ये सब इसका मतलब ढकोसला है आप लोग। प्रवीण जी 10 सेकंड जरूर आप देंगे। सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। संजय जी मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे मेहमान निर्बाध रूप से बोले, लेकिन आप सचमुच कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि आप किसी को सुनना नहीं चाहते। एसएन सिंह साहब आप बोले, एसएन सिंह साहब का ऑडियो दिया 10 सेकंड कृपया। प्रवीण जी 10 सेकंड संजय जी, आप देखिए। सुन नहीं रहे, प्रवीण जी एक मिनट देखिए, रुकिएगा। सब कुछ यही स्पष्टता से स्पष्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, संवैधानिक एक व्यवस्था, हाईकोर्ट ने पूछा कि 42 समुदायों को आप लेते हैं और 42 में से 41 समुदाय सिर्फ धर्म पे आधारित हो जाते हैं, जबकि धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। आप मुसलमानों को ले लेते हैं, मुसलमान नाम न लेकर उसको ABCD कोई भी नाम ले लीजिए, आप 42 समुदायों को लेते हैं OBC कैटेगरी में, और 42 में से 41 आप मुसलमानों को ले लेते हैं। और मैं तो बड़ी आपत्ति दर्ज करूंगा और चाहूंगा कि TMC के प्रवक्ता आदरणीय प्रवीण जी के शो में माफी मांग कर जाए। कल को भारत के लोग कहें कि TMC के लोग भारत को मुसलमान राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं, कैसा लगेगा? ये कोई बात है? ये कोई तालिबान की सरकार चल रही है? कल को पश्चिम बंगाल की प्रवीण जी जनता ये कहे हम ममता बनर्जी की बात को नहीं मानते हैं, ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री नहीं है, कल के इनको जो प्रमुख सचिव है वो कहे हम नहीं मानते, BJP कहे हम नहीं मानते, थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा रुकते हैं। क्या होता है आमतौर पर ऐसे शो में आप दोनों जब आपस में बात करेंगे तो दो स्कॉलर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मौका नहीं मिल पाएगा, बाद में मुझे बड़ा दुख होगा। मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जाऊं उससे पहले अनंत जी, क्या डुअल नेचर है? आरक्षण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा, हम घंटों आरक्षण पर बात कर सकते हैं, फिर आरक्षण में कोटा ये एक अलग मुद्दा है, फिर आरक्षण में कोटे में भी धर्म के आधार पर कि मुसलमान हिंदू ये दो अलग ही कैटेगरी दिखाई पड़ती है, फिर उसको एक जाति की तरह एक समुदाय की तरह शामिल कर लेना ये एक अलग माथापच्ची शुरू हो जाती है। ये पूरा मामला कहां जा रहा है? ये क्या जितना भी आरक्षण का मुद्दा खासतौर पर मुसलमानों को शामिल करना ये तुष्टीकरण की तरफ ही इशारा करता है, और अगर तुष्टीकरण है तो इस पर रोक कैसे लगे? डॉक्टर साहब देखिए, संजय जी ने जो TMC के हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये बात स्वीकार कर लिया कि चुनाव चल रहा है, इसलिए मंच से भाषण चल रहा था, इसलिए ऐसा बोलना आवश्यक था। लेकिन क्या होता है कि हाईकोर्ट का अगर आप आदेश पढ़ें तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि पिछले जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। तो मतलब हाईकोर्ट ने पहला कहा कि प्रक्रिया गलत थी, उस प्रक्रिया के तहत हम इस पर रोक लगाते हैं, इसको रद्द करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया का जिन लोगों ने लाभ उठा लिया है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हाई कोर्ट इस बात में बहुत सतर्क था अपने आदेश को देते समय। लेकिन राजनेताओं को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं कि कैसे बैट्समैन है, चुनावी पिच पर अगर आप उनको नो बॉल और वाइड बॉल देंगे तो वो छक्का लगाएंगे ही लगाएंगे। आप ये जानते हुए कैसे बल्लेबाज को, विराट कोहली को अगर फुल टॉस देंगे तो बाउंड्री के बाद डालेगा ही डालेगा। तो ये चुनावी राजनीति चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण एक अलहदा मुद्दा है। यहां जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया और उस मुद्दे के पीछे वो 30% जो मुस्लिम आबादी बंगाल की वोटर है वो उस मुद्दे के पीछे है। नहीं तो हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि 2010 के बाद जिसको भी लाभ मिला उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। अतिकुर रहमान साहब, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, इस पर आपका कुछ स्टैंड समझा भी और भी जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से वो अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है। वो आपने प्रधानमंत्री मोदी का क्योंकि बता दिया, आपने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया था अपने स्टेटमेंट के एंड में, तो आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस जो कर रही है वो भी अपने वोट बैंक के लिए कर रही है? डेफिनेटली प्रवीण जी, और इस बात को मैं एसएन सिंह साहब को भी समझा दूं और अनंत विजय साहब को भी समझा दूं कि मैं उस तरह का एक क्लर्जी आप ना समझे मुझे। मैंने हमेशा से ये कहा है कि मेरा जो इस्लाम और मेरा दीन है मेरी मस्जिद तक है, और संविधान और तिरंगा हमको ज्यादा प्यारा है। मेरा मजहब अपना पर्सनल मामला है। एनीवे, इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा।
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देखिए यहां पर प्रवीण जी, क्योंकि सिंह साहब ने मुझसे कहा कि भाई संविधान की बात करना बेहतर होगा, तो आ जाइए ना, संविधान और जजमेंट की बात करते हैं ना। 9 जज बेंच है प्रवीण जी इंदिरा स्वानी केस में, उसमें क्या कहा गया है कि बैकवर्ड क्लास को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, और बहुत ही खुले तौर पे कहा गया है कि इसके ऊपर धर्म कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी टैग लगा हुआ किसी भी डिनोमिनेटर का इंडियन आरक्षण ले सकता है अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन अप्रूव करता है कि दे फॉल इन दी बैकवर्ड कैटेगरी। एक बात साफ हो गई। अब प्रधानमंत्री हर स्पीच में जाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर कतई तौर पे वो रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो एसएन सिंह साहब मुझे ये समझाएं कि आखिर ये आर्टिकल 341 को अगर हम रीड करते हैं विद द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950, जिसमें कहा गया है प्रवीण जी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये रिजर्वेशन के मामले में, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर कन्वर्ट भी हुआ हो उसके सोशल स्टेटस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार ये तय कर लेती है कि दे फॉल इन द बैकवर्ड कैटेगरी, तो बगैर किसी मजहब को ध्यान में रखते हुए सरकारों को स्टेट और सेंट्रल बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत स्पष्टता से समझ में आ गया, बहुत स्पष्टता से आपका पॉइंट समझ में आ गया। जी जी, बोले बोले बोले, बात खत्म। 30 सेकेंड जी। सिंह साहब, 1956 में सिखों को इंक्लूड किया गया शेड्यूल कास्ट के अंदर जी। और 1990 में बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया जी शेड्यूल कास्ट। जी, क्या ये धर्मभेद? नहीं ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आ गया, मैं आने वाला था उसको समाप्त करूं। एसएन सिंह साहब, भारत का नागरिक है, आप आरक्षण दे ही रहे हैं, तो फिर किसी धर्म के आधार पर क्यों देखते हैं? अगर बैकवर्ड क्लास है, अगर उसको जरूरत है तो दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था, अतीकुर रहमान साहब को आप 1 घंटे बैठा लीजिए और जो मैं कहा उसमें कोई बदलाव हो जाए, मैं चुनौती देता हूं, दूसरी बार से सर झुकाकर आपके पास आऊंगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अतीकुर रहमान जी अपनी वाली ही बात को मानेंगे, दूसरे की बात को नहीं मानेंगे। दूसरे धर्मों को आरक्षण की जब भी बात आई, वो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक आधार पे आरक्षण की व्यवस्था इसी संविधान में और संवैधानिक व्यवस्था संसद में, पार्लियामेंट में ले आकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसमें मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलता है। तीसरी बात, ये जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसमें धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था अस्पष्टता से नहीं है, अस्पष्टता से नहीं है। दोबारा इनको बता देना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि उस समय धर्म के आधार पे भारत और पाकिस्तान का अलग अलग हो चुके थे। ठीक है। बाद में उसमें 5 साल बाद जोड़ा गया कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे देखा जाएगा। और मैं तो बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेशों में आर्थिक आधार पे जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा रहा है। आपका पॉइंट समझ में आ गया, आपने रखा कि आप बीजेपी की सोच क्या है। प्लीज 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 एसएन सिंह साहब, समय कम है। आनंद जी, क्लोजिंग कमेंट, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं प्रवीण जी कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स निकले बीच बीच में, जिसका जिक्र अतीकुर रहमान साहब कर रहे थे, या जो बैकवर्ड कमीशन की नियुक्तियां होती हैं, दरअसल पेच वहीं से फंसता है। जो भी राज्य सरकारें होती हैं, ये सारी नियुक्तियां राजनीतिक तौर पे की जाती हैं, और जो राज्य सरकार का मुखिया चाहता है वो अपने हिसाब से उसमें बदलाव। तो हमें क्या होता है कि हमें बीमारी का इलाज करने के लिए की बजाय बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। इसलिए लगातार इस तरह की जब बातें होंगी, विभिन्न समुदायों के बीच में बैठ के बातें होंगी, तो उससे एक क्या बढ़िया चर्चा रही है, क्या अलग अलग एंगल्स आए। जैसे आनंद विजय जी ने अभी बताया, आप समझ गए होंगे कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर अपने फायदे के लिए कई बार इसका इस्तेमाल करती हैं। तो अलग अलग चुनावी मुद्दों में भी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से उठाया जाता है। लेकिन एसएन सिंह साहब ने बीजेपी का पक्ष रखा, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर अतीकुर रहमान साहब ने कई चीजें कानून के तौर पर भी उन्होंने समझाई, संजय जी ने टीएमसी का पक्ष रखा, और आनंद जी आप लगातार हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।